2023 में कैसा पेपर आया था आगे या 3 भागों में हल करेंगे। पहला फिजिक्स पार्ट 1 में, केमिस्ट्री पार्ट 2 में और बायोलॉजी पार्ट 3 में। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये चारों स्थितियां दी हैं, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य। जब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य होता है, कोई भी वस्तु रखी रहती है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। और दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र पे। यदि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी रहती है, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है और वस्तु से लगभग बराबर बनता है। और तीसरा है वक्रता केंद्र से परे। मान लीजिए ये वक्रता केंद्र से परे, इधर वक्रता केंद्र के और अनंत के मध्य हो सकता है, या वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो सकता है। क्योंकि ये विकल्प ही गलत है। आप लोग सोच सकते हैं कि विकल्प या परे या तो इधर उधर, ये निश्चित नहीं बोला गया है। और जो चौथा है फोकस तथा ध्रुव के मध्य, चौथी स्थिति अवतल दर्पण द्वारा छठवीं स्थिति है। इस स्थिति में जो ध्रुव तथा फोकस के मध्य वस्तु रखी रहती है, यह दर्पण के दूसरी तरफ बनती है, आभासी बनती है तथा वस्तु से बड़ी होती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। और दूसरा प्रश्न है, किसी शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यह प्रश्न बोल रहा है कि मान लीजिए आप लोग के पास कोई डिक्शनरी है, उसमें छोटे से छोटे शब्द छपे हुए हैं। आप लोग उस शब्द को कौन सी लेंस द्वारा आसानी से पढ़ सकते हैं। पहला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूसरा है 50 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस, और तीसरा है 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस, और चौथा है 5 सेंटीमीटर का अवतल लेंस। आंसर 3 होगा। 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस द्वारा हम लोग किसी भी डिक्शनरी में छपे छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस से समझौता है। पहला क्या दिया है, दोनों अवतल, दूसरा दोनों उत्तल, तीसरा दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, चौथा दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। या इस प्रश्न का कहने का मतलब यही है कि कौन सी लेंस में या कौन से दर्पण में माइनस दूरियां होगी या ऋणात्मक दूरियां होगी। पहला हम लोग देख लेते हैं। ये मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, 4/4 होते हैं, ये x होता है -x, y -y। अब उत्तल या अवतल लेंस बना लेते हैं। इसमें दूरियां कैसी होंगी, ये x -x, y -y। वस्तु किधर रखी जाएगी, इधर रखी जाएगी, वस्तु इधर रखी जाएगी। तो दोनों जो इस स्थिति में है, या ऐसा बोल सकते हैं कि कौन सी स्थिति में दोनों दूरियां ऋणात्मक ली जा रही, यानी कि इसमें दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल ही होगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। और चौथा प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है, या जिस बिंदु पे सबसे अधिक प्रतिबिंब बनता है वह कौन सी बिंदु होती है। पहला है कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा आइरिस और चौथा दृष्टिपटल, जिसे इंग्लिश में रेटिना भी बोला जाता है। क्या कॉर्निया पे प्रतिबिंब बनता है, नहीं, कॉर्निया पे प्रतिबिंब नहीं बनता है, ना परितारिका पे बनता है, आइरिस पे तो बन ही नहीं सकता। और जो चौथी स्थिति है दृष्टिपटल, इस पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तभी हम लोग को वस्तुएं दिखाई देती हैं। पांचवा प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम को सामान्यतः समांतर क्रम भी कहा जाता है, संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। इसमें आप लोग को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पे आप लोग परिपथ बना लीजिए। प्रतिरोध का मान समान दिया हुआ है,
यहाँ पे बैटरी जोड़ दीजिए, ये 1 ओम मान लीजिए, ये भी 1 ओम। ये कौन सा क्रम है? ये है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है? RS, यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस, यानी कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। R1 प्लस R2, R1 का मान 1 ओम और R2 का मान 1 ओम, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 ओम। इस प्रकार श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान कितना निकल गया? 2 ओम। और समांतर क्रम के लिए ये 1 ओम, ये 1 ओम। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? यदि दो प्रतिरोध रहे तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिएगा, R = R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है? 1 गुणे 1 बट्टे 1 प्लस 1 बराबर 1/2। ये पैरेलल में प्रतिरोध का मान कितना है? अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, उष्माओं का अनुपात। आप लोग फार्मूला एक पढ़े होंगे, H = VIT बट्टे 4.2 होता है। I = क्या होता है? I = V/R होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे I का मान, I की जगह पे V/R का मान रख दीजिए, तो V इंटू T/R इंटू 4.2, V स्क्वायर इंटू T बट्टे 4.2 गुणे R। क्या V आप लोग को दिया हुआ है? नहीं, V भी नहीं दिया हुआ है, ये भी नियत है, R भी नियत है और 4.2 भी नियत है। हम लोग से किसके और किसके मध्य के अनुपात पूछ रहा है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि H1/H2 आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार यहाँ से ऊष्मा और प्रतिरोध के मध्य क्या संबंध हुआ? H इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। अब हम लोग H1/H2 निकाल सकते हैं। अब होगा H1/H2 = R पैरेलल R सीरीज इक्वल टू, पैरेलल का मान कितना दिया हुआ है? 1/2 और सीरीज में प्रतिरोध का मान 2, ये हो गया 1/4 या H1/H2, H1:H2 1:4। आंसर सी। और छठवां जो प्रश्न है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ये आप लोग से प्रश्न यही बोल रहा है कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा रहती है या नहीं रहती है, तो परिवर्तित होती है या नहीं होती है। पहला ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, दूसरा परिवर्तित नहीं होता है, तीसरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, चौथा निरंतर परिवर्तित होता रहता है। आप लोग सोच सकते हैं यदि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान नहीं बदलता तो क्या शॉर्ट सर्किट का कोई मतलब रह जाता? नहीं, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। और तीसरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्या शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है? नहीं, तीसरा भी गलत है। और निरंतर परिवर्तित होता रहता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? ए, बहुत कम हो जाता है। चौथा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। पहला है जनित्र, दूसरा गैल्वेनोमीटर, तीसरा अमीटर, चौथा मोटर। गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या किया जाता है? समांतर क्रम में वोल्ट को मापा जाता है या विभव को मापा जाता है। और अमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? श्रेणी क्रम में विद्युत धारा के मान को मापा जाता है। और मोटर, इसका तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या विद्युत धारा को मोटर उत्पन्न कर सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। सही आंसर क्या है? जनरेटर। जनरेटर क्या करता है या जनित्र क्या करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये जो सभी प्रश्न हैं ये आप लोग को एक एक अंक के होंगे। ये जो प्रश्न है इसमें 2 प्रश्न दिए रहेंगे। पहला भी प्रश्न 2 अंक का होगा और दूसरा भी प्रश्न 2 अंक का होगा। ये प्रश्न क्या है? किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए।
ये प्रश्न यही बोल रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कौन कौन सी स्थिति होती है, उसमें से आपको 2 स्थितियां दी गई हैं। इसकी स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति बताई गई है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है। पहली स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा हो कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस, वस्तु यहां पे रखी गई है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर चली जाती हैं और फोकस पर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। दोनों प्रकाश की किरणें कहां पे मिल रही हैं, दोनों प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बन रही हैं। तो वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होगा। इसके बाद आप लोग को सिर्फ इतना लिखना है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वस्तु कैसी इतनी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। यहाँ पे वस्तु मान लीजिए ए और बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है एवं वस्तु से बड़ा बन रहा है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य रखा हो। ये अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस और ये ध्रुव। वस्तु कहां पे रखा हो, ध्रुव और फोकस के मध्य। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर जाती हैं, फोकस से होकर चली जाती हैं और दूसरी किरण कहां से होकर चली जाती हैं, वक्रता केंद्र से होकर चली जाती हैं। क्या ये दोनों किरणें कभी मिलेंगी आपस में, नहीं, ये दोनों किरणें कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, मुख्य अक्ष को दोनों दर्पण की दूसरी तरफ बढ़ा देंगे और इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे। ये दोनों किरणें कहां पे बन रही हैं, या ये दोनों किरणें कहां पे मिल रही हैं, दर्पण के दूसरी तरफ अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य मिल रही हैं। क्या वस्तु पे कोई प्रभाव पड़ा है, नहीं। देखिए यहाँ पे भी वस्तु सीधा है और यहाँ पे भी वस्तु सीधा है। फर्क क्या पड़ा है, यहाँ पे वस्तु सीधा यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। यहाँ पे छोटा है लेकिन तो यहाँ पे बड़ा है। ये दर्पण के किधर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। वस्तु से बड़ा सीधा एवं आभासी बनता है। आप लोग को ये नहीं समझ आ रहा है कि आभासी कब बन रहा है और वास्तविक कब बन रहा है। आप लोग ये याद रखे रहिएगा, जब मुख्य अक्ष के ऊपर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो ये सदैव आभासी होगा, और जब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनेगा तो ये सदैव वास्तविक होगा।
यदि वस्तु का प्रतिबिंब जैसे यहाँ पे वस्तु रखा है वैसे ही प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा होगा, यदि उसके विपरीत बनता है तो वो प्रतिबिंब उल्टा होगा। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या क्या दिया गया है? वस्तु की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और आगे क्या दिया है? दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। यू दिया है हम लोग को 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों ही स्थितियों में वस्तु की दूरी दर्पण से ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। वस्तु की दूरी कितनी हो गई? -20 सेंटीमीटर। हम लोग से पूछा क्या क्या है? भी पूछा है और क्या पूछा है? आई पूछा है। प्रतिबिंब की दूरी पूछा है या प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है और प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है। फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। क्या हम लोग को f दिया है? नहीं। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं r = 2f। यहाँ से f का मान हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होगा? f = r/2। r का मान कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। 30/2 ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। जो इसकी फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी? वो होगी 15 सेंटीमीटर। 1/15 प्लस बराबर 1/v प्लस u का मान कितना दिया हुआ है? -20 सेंटीमीटर। -20। v को यहीं पे रहने दीजिए, इसे पक्षांतर कर दीजिए। 1/-20 को पक्षांतर कर दीजिए। 1/v = 1/15। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस 1/20। 1/v = एलसीएम कितना होगा? 60। ये कितना आएगा? 4 + 3 7/60। भी का मान कितना आएगा? भी 1/v = 1/8.57, यानी कि भी का मान कितना आएगा? 8.57। रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? हम लोग को प्रतिबिंब की स्थिति तो मालूम चल गई, लेकिन क्या प्रतिबिंब की लंबाई मालूम चली है? नहीं, अभी प्रतिबिंब की लंबाई नहीं मालूम चली है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है? m = I/O = -v/u। क्या m हम लोग के लिए कोई मतलब है? नहीं, m के लिए कोई मतलब नहीं है। I/O और -v/u। I का मान हम लोग से पूछ रहा है। O का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। v का मान कितना दिया हुआ है? -20 सेंटीमीटर। v का मान है, यहाँ पे देखिए v का मान कितना है? 7/60। 7/60। और u का मान कितना दिया हुआ है? -20। जो I का मान होगा वो आएगा 2.18 सेंटीमीटर। जो वस्तु की लंबाई होगी वो कितनी होगी? जो वस्तु की लंबाई होगी वो 2.18 सेंटीमीटर होगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर सीधा तथा आभासी बनेगा। आप लोग को कैसे मालूम चलेगा ये सीधा या आभासी कैसे बनेगा? क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे चिन्ह है वहां पे कौन सा चिन्ह आ रहा है? प्लस, धनात्मक आ रहा है। इसलिए वस्तु से
सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। आप लोग इसका निर्धारण कर सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। अगला प्रश्न है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। आप लोग को क्या क्या दिया गया है? आप लोग को R दिया है 4 ओम और ऊष्मा कितना दिया हुआ है, यानी कि आप लोगों को H 100 जूल दिया हुआ है। क्या आप लोग को T दिया हुआ है? हाँ, आप लोग को T दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रति सेकेंड है, इस प्रति सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड, यानी कि T दिया है आप लोग को 1 सेकेंड। और आप लोगों से पूछ क्या रहा है? भी आप लोगों से पूछ रहा है। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, H इक्वल टू W होता है और W इक्वल टू क्या होता है? V I T होता है। I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू V बाई R होता है। तो यहाँ पे हम लोग I के जगह पे क्या रख देंगे? I के जगह पे V रख देंगे, V इंटू V बाई R इंटू T। अब फार्मूला हम लोग को क्या बना? V स्क्वायर T बाई R, यानी कि H का फाइनल फार्मूला क्या हो गया? V स्क्वायर T बाई R। हम लोग इस फार्मूले पे प्रश्न को हल करेंगे। H कितना दिया हुआ है? H दिया है 100 जूल, H 100 जूल दिया हुआ है। V हम लोग को दिया है नहीं। T कितना दिया हुआ है? T दिया है 1 सेकेंड। R कितना दिया हुआ है? 4। ये कितना हो गया? 100 का गुणा इसमें 4 से करेंगे कितना हो जाएगा? 400 बराबर V का गुणा 1 में करेंगे तो वो V स्क्वायर ही रहेगा। ये हो गया V स्क्वायर इक्वल टू 400, V इक्वल टू अंडर रूट 400, ये हो जाएगा 20, यानी कि V का विभवांतर का मान कितना आया? 20 वोल्ट। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 6 अंक का होता है, इसमें 2 प्रश्न होते हैं, दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लोग को करना रहता है। देख लीजिए, नामांकित आरेख खींचकर विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है? नामांकित चित्र अगर आप लोग खींचेंगे तो कितना नंबर आप लोग को मिलेगा? इसमें आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। और सिद्धांत लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। यदि कार्यविधि स्पष्ट किए तो इसमें 2 नंबर। ब्रूसो का क्या कार्य है? इसमें 1 नंबर आप लोग को मिलेगा। और अगला प्रश्न क्या है? विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत का तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलयों का क्या कार्य है? यदि आप लोग नामांकित आरेख खींचते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, सिद्धांत लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, यदि कार्यविधि स्पष्ट किए तो इसमें 2 नंबर मिलेगा, और यदि विभक्त वलयों का कार्य भी लिख दिए तो इसमें आप लोग को मिलेगा 1 नंबर। इस प्रकार आप लोग का फिजिक्स का सॉल्यूशन 2023 का कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट में 2023 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या क्या दिया गया है? वस्तु की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, और आगे क्या दिया है? दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। U दिया है हम लोग को 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों ही स्थितियों में वस्तु की दूरी दर्पण से ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। वस्तु की दूरी कितनी हो गई? -20 सेंटीमीटर। हम लोग से पूछा क्या क्या है? V पूछा है और क्या पूछा है? I पूछा है। प्रतिबिंब की दूरी पूछा है या प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, और प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है।
फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या हम लोग को f दिया है? नहीं, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं r इक्वल टू 2f। यहाँ से f का मान हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होगा, f इक्वल टू r/2। r का मान कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, 30/2, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। जो इसकी फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 15 सेंटीमीटर। 1/15 प्लस बराबर 1/v प्लस u का मान कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर, -20। v को यहीं पे रहने दीजिए, इसे पक्षांतर कर दीजिए, 1/-20 को पक्षांतर कर दीजिए। 1/v इक्वल टू 1/15, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस 1/20। 1/v इक्वल टू एलसीएम कितना होगा, 60। ये कितना आएगा, 4 प्लस 3, 7/60। v का मान कितना आएगा, v 1/v इक्वल टू 1/8.57, यानी कि v का मान कितना आएगा, 8.57। रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, हम लोग को प्रतिबिंब की स्थिति तो मालूम चल गई, लेकिन क्या प्रतिबिंब की लंबाई मालूम चली है? नहीं, अभी प्रतिबिंब की लंबाई नहीं मालूम चली है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है, m इक्वल टू I/O इक्वल टू -v/u। क्या m हम लोग के लिए कोई मतलब है? नहीं, m के लिए कोई मतलब नहीं है। I/O और -v/u। I का मान हम लोग से पूछ रहा है, O का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। v का मान है, यहाँ पे देखिए v का मान कितना है, 7/60, 7/60। और u का मान कितना दिया हुआ है, -20। जो I का मान होगा वो आएगा 2.18 सेंटीमीटर। जो वस्तु की लंबाई होगी वो कितनी होगी, जो वस्तु की लंबाई होगी वो 2.18 सेंटीमीटर होगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर, 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर सीधा तथा आभासी बनेगा। आप लोग को कैसे, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। आप लोग को क्या क्या दिया गया है, आप लोग को R दिया है 4 ओम और ऊष्मा कितना दिया हुआ है, H 100 जूल दिया हुआ है। क्या आप लोग को T दिया हुआ है, हाँ आप लोग को T दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रति सेकेंड है, इस प्रति सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड, यानी कि T दिया है आप लोग को 1 सेकेंड। और आप लोगों से पूछ क्या रहा है, भी आप लोगों से पूछ रहा है। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, H इक्वल टू और W इक्वल टू क्या होता है, VI/T होता है। I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V/R होता है। तो यहाँ पे हम लोग I के जगह पे क्या रख देंगे, I के जगह पे V रख देंगे, V इंटू V/R इंटू T। अब फार्मूला हम लोग को क्या बना, V² T/R, यानी कि H का फाइनल फार्मूला क्या हो गया, V² T/R। हम लोग इस फार्मूले पे प्रश्न को हल करेंगे। H कितना दिया हुआ है, H दिया है 100 जूल, H 100 जूल दिया हुआ है। V हम लोग को दिया है नहीं। T कितना दिया हुआ है, T दिया है 1 सेकेंड। R कितना दिया हुआ है 4। ये कितना हो गया, 100 का गुणा इसमें 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 400, बराबर V का गुणा 1 में करेंगे तो वो V² ही रहेगा। ये हो गया V² इक्वल टू 400
v इक्वल टू √400, ये हो जाएगा 20, यानी कि v का विभवांतर का मान कितना आया 20 वोल्ट। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 6 अंक का होता है, इसमें 2 प्रश्न होते हैं, दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लोग को करना रहता है। देख लीजिए, नामांकित आरेख खींचकर विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है। नामांकित चित्र अगर आप लोग खींचेंगे तो कितना नंबर आप लोग को मिलेगा, इसमें आप लोग को 1 नंबर मिलेगा, और सिद्धांत लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा 2 नंबर मिलेगा। यदि कार्यविधि स्पष्ट किए तो इसमें 2 नंबर, ब्रूसो का क्या कार्य है इसमें 1 नंबर आप लोग को मिलेगा। और अगला प्रश्न क्या है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत का तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलयों का क्या कार्य है। यदि आप लोग नामांकित आरेख खींचते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, सिद्धांत लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, यदि कार्यविधि स्पष्ट किए तो इसमें 2 नंबर मिलेगा, और यदि विभक्त वलयों का कार्य भी लिख दिए तो इसमें आप लोग को मिलेगा 1 नंबर। इस प्रकार आप लोग का फिजिक्स का सॉल्यूशन 2023 का कंप्लीट हो गया।